हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। एज यू नो कि केमिस्ट्री टैक्टिक्स पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम सबसे पहले फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर रहे हैं। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं, उसकी एक क्लास ऑलरेडी हो गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का आगे का टॉपिक, लेकिन उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या किया हुआ है। तो देखो, हमने जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी तो उसमें हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली थी Vj+1। ठीक है, यही चीज हमने जब वाइब्रेशनल के केस में एनर्जी फाइंड आउट की तो वो क्या आई थी हमारी V+1/2 h न्यू, V+1/2 h न्यू जूल। ये जूल में आई थी, ये वाला हम पर सेंटीमीटर ले लो या जूल ले लो, डिपेंड करता है बी की वैल्यू हम क्या ले रहे होते हैं। ठीक है, ये जूल भी हो सकता है और पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है बी की क्या वैल्यू है। इसको भी देख लेते हैं, बी की वैल्यूज होती हैं, अगर हम इसको जूल की टर्म्स में ले रहे हैं तो h²/8π²I ये वाली बी की वैल्यू होगी। एंड इन केस ऑफ पर सेंटीमीटर h से डिवाइड कर देंगे तो h/8π²IC ये आ जाएगी पर सेंटीमीटर में। ओके, तो ये चीज तो है बी की वैल्यूज जो ईजे में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में पुट की जाती है। अब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देख रहे हैं कि V+1/2 h न्यू जूल में होती है, या फिर V+1/2 इसको भी हम h से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है हमारा न्यू बार, ये आ जाता है पर सेंटीमीटर में। तो हमने ये चीज स्टडी कर ली थी। ये वाली जो एनर्जी हमने की थी ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए की थी। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब जो हमारा एक बिहेवियर होता है ना, एक जैसे कि इस टाइप से कि मॉलिक्यूल जो है कुछ इस टाइप का है, अपनी मीन पोजीशन से इधर की साइड जितना स्ट्रेच हो रहा है, जितना कंप्रेस हो रहा है उतना ही उधर स्ट्रेच हो रहा है। ये चीज हमने कल पूरा अच्छे से स्टडी की थी। एज यू नो कि एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज की जाती है, ये वाली एनर्जी, तो ये जो लेवल्स हैं हमारे, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो जो ये डिग्री ऑफ स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन है वो भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस, ये हमारी बढ़ती जाती है। राइट, ये चीज हमने कल डिस्कस की थी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में +-1 का था, सेम इन डेल्टा V = +-1, ये भी हमारा सेम था। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो V है हमारा, ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, J रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो ये सब चीजें अब तक हमने पढ़ी हैं। अब हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम लेंगे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर जस्ट अपोजिट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो उसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर यानी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव ना करे, उससे डिफरेंट हो, वो हमारा एनहार्मोनिक हो जाएगा। लेकिन क्या डिफरेंट करेगा, देखो हमने यहाँ पर देखा था कि एक बोन जब वाइब्रेट कर रहा है तो वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है कि स्ट्रेचिंग भी हो रही है और कंप्रेशन भी हो रहा है, वहां पर दोनों चीजें, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। स्प्रिंग की तरह हमने देखा था एग्जाम्पल, उसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें जब हो रही हैं, इसी तरीके से हमारा बोन भी करता है वाइब्रेट, वो भी हमारा स्ट्रेच भी हो सकता है और मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है हमारा, जो ये इलास्टिसिटी होती है उस वाले बोन में, तो वो वाइब्रेशन, उसको हम बोलते हैं कि वो वाइब्रेट कर रहा है। अब यही चीज हमने क्या किया था कि इसके कुछ एनर्जी लेवल्स हमने देखे थे, इन्हीं को हम एनर्जी लेवल्स बोल देते हैं। सारे एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। V=0 वाली वैल्यूज पे, V=0 पे एनर्जी 0 नहीं होती, ये चीज भी हमने देखी थी, क्योंकि E=V+1/2 होता है ना न्यू बार। तो अगर V की वैल्यू को आप 0 पुट करोगे तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो एनर्जी है ये 0 है, तो हम यहाँ पर V0 नहीं ले सकते, यहाँ पर कोई लेवल नहीं है। V=0, यहाँ से एक लेवल स्टार्ट है।
V इक्वल टू 1, V इक्वल टू 2, 3, 4, 5 ऐसे लेवल्स चलते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी आती रहेगी। 1/2 न्यू बार, यहाँ पर अगर 1 पुट करें तो 3/2 न्यू बार, इसी तरह 5/2, तो ये हमारी इंक्रीज होती जाएगी इस तरह, राइट। तो सारे लेवल्स की जो एनर्जी है, जो गैप है, वो सेम है इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। बट अब हम बात कर रहे हैं एनहार्मोनिक की। तो देखो एनहार्मोनिक में क्या होगा, बोन वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे जैसे एनर्जी को इंक्रीज किया, ये वाली वैल्यू भी बढ़ रही है हमारी, यानी जो ये स्ट्रेचिंग हम कर रहे हैं, बहुत दूर तक स्ट्रेच कर रहे हैं उसको। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बहुत दूर तक स्ट्रेच करें तो बोन ब्रेक हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि बोन वाइब्रेट कर रहा है तो वो ऐसे ही करता रहेगा। हम उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो हो सकता है वो ब्रेक हो जाए। तो यही कंडीशन होती है एनहार्मोनिक की। हम यहाँ पर ये कंडीशन मान लेते हैं कि बोन जो है वो वाइब्रेट करते करते, उसको अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो ब्रेक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम एक और डायग्राम बना लेते हैं साथ में एनहार्मोनिक का, तो उसमें इजी रहेगा थोड़ा सा कंपैरिजन करना। तो जैसे ये वाला डायग्राम है, यहाँ पर जैसे ये वाली लाइन थी हमारी बिल्कुल सीधे ऐसे जा रही थी, लेकिन एनहार्मोनिक के केस में हम मान लो यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ पर आके ऐसा हुआ कि बोन ब्रेक हो गया, यहाँ पर आकर ऐसा हुआ कि बोन ब्रेक हो गया। जैसे ही बोन ब्रेक होगा तो ये वाली चीज तो नहीं रहेगी, अब सिर्फ हमने उसको कंप्रेस किया है, स्ट्रेच तो होगा ही नहीं। यहाँ पर आकर ये बोन ब्रेक हो चुका है, तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है ना। ये चीज यानी कि यहाँ पर आकर इस पॉइंट पे बोन ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब इसके जो लेवल्स की बात करें अगर हम, जैसे यहाँ पर v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1, 2, 3 ये होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो गैप कम होता रहता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो गैप होता है ना वो डिक्रीज होता रहता है। क्यों होता है डिक्रीज? क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी होती है लेवल्स की, उसमें से कोई टर्म माइनस हो रही होती है। वो क्या टर्म होती है, अब हमें जरा ये लिखना है। जैसे हमने रोटेशनल के केस में, वाइब्रेशनल के केस में अभी तक देखा है कि एनर्जी की क्या फॉर्मूला होता है, सेम एनहार्मोनिक के केस में भी हम देखने वाले हैं कि एनर्जी क्या होती है। EV फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। इस बार यहाँ पर जो वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये वाली टर्म तो सेम है, V प्लस 1/2 न्यू बार, या इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं ओमेगा E बार, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस, क्योंकि न्यू बार लिखो या ओमेगा बार लिखो, दोनों हमने लास्ट में भी देखा था क्लास में कि दोनों चीजें सही है, दोनों ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज ले सकते हैं, ठीक है। V प्लस 1/2 ओमेगा E बार माइनस, इस बार यहाँ पर V प्लस 1/2 होल स्क्वायर, जैसे आपने रोटेशनल के केस में देखा था ना, J प्लस 1 होल स्क्वायर और D आ गई थी वहां पे टर्म, वो माइनस हुई थी ना, तो एनर्जी लेवल्स डिक्रीज हो रहे थे हमारे। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तो वहां पे गैप कम होता जा रहा था, क्योंकि वहां हमने माइनस कर दिया था एक टर्म को। सेम यही केस एनहार्मोनिक में हो रहा है, हमने यहाँ पर इसको कम कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला आएगा एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और ये हमारा पर सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं, ये तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ही। XE क्या है? एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है ना 0.01 होती है, यानी बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है, 0.01। X is एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, ओमेगा बार वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, V is the vibrational क्वांटम नंबर। तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना सिलेक्शन रूल, अब बात करते हैं सिलेक्शन रूल। तो ये देख लो पहले, यहाँ पर जैसे हमने देखा लेवल्स, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है हमारी, तो यहाँ पर लेवल्स की जो गैप है वो कम होता जा रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वाली टर्म भी आ गई है, तो इस टर्म को हमने जब माइनस किया तो कुछ वैल्यूज कम होंगी, तो ये इसलिए एनर्जी लेवल्स का गैप कम हो गया है।
अब बात करते हैं सिलेक्शन रूल्स की। अभी तक सिलेक्शन रूल पढ़े जा रहे हैं जिसमें +-1 वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो हमारी आएगी सिलेक्शन रूल्स, वो ये वाले सिलेक्शन रूल्स, यानी +-1 तो है ही, साथ में +-2, +-3 इस तरह के भी आ सकते हैं। यानी इस बार जो है लेवल यहां से यहां तो पॉसिबल है ही, ये वाला भी पॉसिबल है, ठीक है, ये वाली चीज भी पॉसिबल हो सकती है। देखो जो ये लेवल है v = 0, v = 1, 2, 3, तो ये मान लेते हैं हम। देखो जो 0 वाला लेवल होता है ना, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर होती है? जब भी कोई आप लेवल बनाओगे तो मॉलिक्यूल्स की मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ होगी? ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है सबसे कम, और जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही स्टेबल होगा हमारा मॉलिक्यूल। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो मॉलिक्यूल्स की ग्राउंड स्टेट में होती है, ठीक है। यहाँ तो बहुत कम होते हैं, जब एक्साइटेड होते हैं तब वो जाते हैं उस लेवल्स में। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी होती है ग्राउंड स्टेट में। v = 1 वाला जो लेवल है यहाँ पर जो है, इस वाले लेवल में तो कम ही होते हैं मॉलिक्यूल्स। एक तो मतलब 1% चांस है ग्राउंड स्टेट से कि 1 और 2% चांस, बस इतने ही होते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल कोई इक्का दुक्का आ जाए। तो जो यहाँ से ट्रांजिशन होंगे उनको तो हम अभी नहीं मान रहे हैं, ठीक है, उन ट्रांजिशंस को हम अभी नहीं मान रहे हैं। हम सबसे पहले यही मानते हैं कि जो v = 0 लेवल से ट्रांजिशन होंगे हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सिलेक्शन रूल ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन भी एक से ज्यादा पॉसिबल है। पहले हम देख लेते कि सिर्फ ग्राउंड स्टेट से सिर्फ v = 0, जो ग्राउंड स्टेट थी आपकी J वाली, तो वहां से सिर्फ पॉसिबिलिटी थी कि +-1 वाले ट्रांजिशन ही पॉसिबल है, लेकिन अब +-2 वाले भी पॉसिबल हैं। यानी अब देखते हैं इनके, तो यहाँ पे ट्रांजिशंस देखते हैं कौन कौन से टाइप के पॉसिबल हैं। Four types of transitions. 4 types of transitions are possible in case of enharmonic oscillator. ठीक है, 4 types of transitions are possible. अब कौन कौन से वो ट्रांजिशन होते हैं सबसे पहले देखते हैं वो ट्रांजिशन, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से तो देखो जो v = 1 वाली स्टेट होती है ना, वहां से ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होते हैं। हमने अभी कहा कि वहां पे होने की चांसेस जो होती हैं इस वाले लेवल में होने के चांसेस ज्यादा हैं, इस वाले लेवल में थोड़े कम होते हैं, सिर्फ 1% चांस है हमारे मॉलिक्यूल्स के होने के। तो हमारे जो ट्रांजिशंस होंगे वो इस वाली स्टेट से हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी v = 0 से। तो v = 1 से ना करके हम v = 0 से ट्रांजिशन करते हैं। तो सबसे पहले v = 0 to v = 1 ट्रांजिशन, ये वाले ट्रांजिशन की बात करते हैं जो 0 से 1 स्टेट के लिए हो रहे हैं, यानी यहाँ पर +1 सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। जहां पे 1 सिलेक्शन रूल हो रहा है उसके लिए देखते हैं ट्रांजिशंस, ठीक है। डेल्टा v = +1 वाला सिलेक्शन रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। तो एनर्जी अभी हमने देखी थी क्या होती है, v + 1/2 ओमेगा ई बार माइनस v + 1/2 होल स्क्वायर ओमेगा ई बार xc, यही होती है। अगर हम यहाँ पर, क्योंकि अपर माइनस लोअर होता है, तो अगर डेल्टा ई भी यहाँ पर फाइंड आउट करें तो क्या आएगा डेल्टा ई भी,
v की जगह एक बार 1 रखना है, फिर माइनस करके v की जगह 0 रखना है हमें। तो यहाँ पर जब आप 1 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 3/2 ओमेगा ई बार, इस वाली जगह देखो रख के 1 + 1/2 3/2 माइनस, सिर्फ सॉल्व करना है इसको। v की जगह यहाँ पर फिर से हमने 1 पुट किया, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 ओमेगा ई बार एक्स माइनस, माइनस कौन से वाली चीज, देखो हम ये कर रहे हैं ना डेल्टा ई वी +1 वाले v1 माइनस v0, यही तो कर रहे हैं। तो ये v1 हमारा यहाँ पे पुट कर दिया, 0 पुट करो। अब इस वाली जगह अगर आप 0 रखोगे तो बचेगा सिर्फ 1/2 ओमेगा ई बार माइनस v की जगह यहाँ 0 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ओमेगा ई बार एक्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 3/2 ओमेगा ई बार माइनस 9/4 ओमेगा ई बार एक्स माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस, इसीलिए ब्रैकेट लगाया था क्योंकि ये माइनस हम भूल जाते हैं, फिर यहाँ पर अगर माइनस रखोगे तो गलत हो जाएगा, ये प्लस आएगा। 3/2 ओमेगा ई बार माइनस 1/2 ओमेगा ई बार कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, 2 / 2 1, डायरेक्ट ही कर रही हूँ मैं क्योंकि इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ इन दोनों को देखो 3 - 1 2, तो ये सिर्फ आएगा ओमेगा ई बार माइनस 9/4 प्लस 1/4, 9 - 9 + 1 कितना हो जाएगा -8, -8 / 4 -2, तो -2 ओमेगा ई बार एक्स। ठीक है, ये हमने सोल्व कर लिया। ओमेगा ई बार इसको कॉमन ले लो, 1 - 2xe, ये आया है डेल्टा ई वी फॉर v = 0 to v = 1। ठीक है, ये पहला ट्रांजिशन हमारा आया है, और यही वाले जो ट्रांजिशन होते हैं हमारे हाई इंटेंसिटी के होते हैं, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फंडामेंटल ट्रांजिशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, फंडामेंटल ट्रांजिशन हाई इंटेंसिटी के होते हैं, हाई इंटेंसिटी के मेनली जो होते हैं यही वाले ट्रांजिशन होते हैं। उसके बाद दूसरे वाला अगर हम देखें v = 0 to v = 2 वाले, 0 to 2 वाले, यहाँ पर +2 सिलेक्शन रूल आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या पुट करना है हमें 2 और यहाँ पर 0, तो 0 वाले टर्म तो सेम रखो, सिर्फ 2 वाले में चेंज कर दो। यहाँ पर अगर 2 पुट करोगे 2 + 1/2 कितना आएगा 5/2, तो यहाँ पर आएगा 5/2 माइनस, यहाँ पर फिर से हमने 2 पुट किया 5/2 और उसका भी स्क्वायर करना है 25/4। ठीक है, 5/2 25 माइनस ये वाली चीज सेम है, 5 - 1 4, 4 / 2 2, तो 2 ओमेगा ई बार आ जाएगा। ये दोनों सोल्व किए हमने, अब इसकी बारी है 25 + 1 और माइनस भी है तो माइनस हो जाएगा, यानी -24 / 4 6 ओमेगा ई बार एक्स। यहां से इस बार 2 ओमेगा ई बार को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 1 - 3x। ठीक है, अब आया है ये वाला ट्रांजिशन 2 ओमेगा ई बार 1 - 3x। जो ये वाले ट्रांजिशन होते हैं, अब इनको क्या बोलते हैं, देखो जो 0 से 1 में ना जाके डायरेक्ट जंप कर जाते हैं एक गैप लेकर, तो वो होते हैं हमारे फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, ओवर कर दिया मतलब जाना v में 1 में था लेकिन उसने उससे एक एक्स्ट्रा जंप कर दिया, तो ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन। ये लो इंटेंसिटी के होते हैं, इनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हम इनको नेग्लेक्ट भी करते हैं। तो मेनली तो फंडामेंटल ही होते हैं, बट ये वाले जो फर्स्ट ओवरटोन है वो लो इंटेंसिटी के होते हैं। ठीक है, ये हो गए v = 0 to v = 2 वाले। अब v = 0 to 3 वाले भी ले लेते हैं, +3
होते तो इससे आगे भी हैं, लेकिन हम इसके आगे नहीं लेते, बस हमें +1 +-2 +-3 तक के ट्रांजिशन लेने हैं। उसके आगे के तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं, उनकी कोई इंटेंसिटी नहीं होती, तो उनको तो हम छोड़ ही रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये टोटल 4 होते हैं, तो 2 ये थर्ड है हमारा, ठीक है, ये थर्ड है। इसके बाद एक और है नेक्स्ट, तो v = 0 to 3 वाले यहाँ पर पुट करना है हमें 3v की जगह, बाकी ये वाली चीज सेम रहेगी, तो ये चीज सेम, यहाँ पर हम 3 पुट कर देते हैं, क्या आएगा आंसर 7/2, 7/2, और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब माइनस कर दो इसमें 7, 49, 7 - 1 6, डिवाइड बाय 2 3, 49 - 1 48, डिवाइड बाय 4 12। इस बार यहां से 3 कॉमन लेंगे, 3 ओमेगा ई बार कॉमन, 1 - 4xe, ठीक है, ये आएगा अब इसका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन लो इंटेंसिटी का तो होता ही है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है, बस ये समझ लो। आ जाता है कभी कभी, लेकिन ये नेग्लिजिबल ही मानते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज इन तीनों में आपने कॉमन देखी कि यहां पर हमने स्टार्टिंग में जब किया था ओमेगा ई बार 1 - xe 2xe, ये किया था। फिर हमने जब दूसरा किया था ओमेगा ई बार 2 बाहर 1 - 3xe। अब जब हमने किया है तो 3 ओमेगा ई बार 1 - 4xe, ये वाला। तो सब में कॉमन देख रहे हो कैसे कैसे चल रही है सीरीज, 1 2 3 2 3 4, ऐसे हो रहे हैं तीनों ट्रांजिशन। तो ये तीनों लाइन से याद रखना। तो 3 ट्रांजिशन हो चुके हैं, अब आता है फोर्थ ट्रांजिशन कौन सा होता है, देखो अभी हमने एक बात बोली थी कि जो ट्रांजिशन हमारे v = 0, मतलब जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं। v = 1 वाले लेवल में ऐसा पॉसिबल है कि 1% 2% हो जाए, लेकिन अगर हम वहीं पर टेम्परेचर राइज कर दें, इफ टेम्परेचर राइजेस, तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट से v = 1 वाले स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी अब वहां पे पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे अब जो ट्रांजिशन होंगे वो पॉसिबल हैं। अब हम v = 1 वाले ट्रांजिशंस को पॉसिबल मानेंगे, बट इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज करने से इंक्रीज हो जाएंगे आपकी, v = 1 में पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तब हमारे जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो v = 1 से 2 में तब जा सकते हैं। तो अब यहां पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, इसमें 2 और इसमें 1। तो अब इस फॉर्मूले में हमें सब कुछ हटाना पड़ेगा। v की जगह यहाँ पे एक बार तो 2 पुट करना है हमें, फिर 1 पुट करना है, तो इसको 2 करते हैं, क्या आएगा 5/2 ओमेगा ई बार माइनस सेम 5, इसको स्क्वायर करेंगे तो 25/4 ओमेगा ई बार एक्सी माइनस इस बार 1, तो क्या आएगा 3/2 ओमेगा ई बार माइनस 3 स्क्वायर 9/4 ओमेगा ई बार एक्सी, ब्रैकेट ओपन, माइनस 3/2 ओमेगा ई बार माइनस माइनस प्लस 9/4 ओमेगा ई बार एक्सी, 5/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, 5 - 3 2, 2 / 2 1, तो ये आएगा सिंपल ओमेगा ई बार माइनस
25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16, 16 डिवाइड बाय 4 4, 4 ओमेगा ई बार एक्सी। तो यहां से अब ओमेगा ई बार को कॉमन लेंगे और 1 माइनस 4 एक्सी आ जाएगा इनसाइड। ये हुआ है डेल्टा ई वी फॉर v इक्वल टू 1 टू v इक्वल टू 2। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर राइज होगा तभी ये पॉसिबल है ट्रांजिशन, अदरवाइज नहीं। इनको हम क्या बोलते हैं, हॉट बैंड्स, क्योंकि टेम्परेचर राइज करने पे ये ट्रांजिशन आएंगे तो इसलिए इनको बोलते हैं हॉट बैंड्स। तो हमने एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में देखा सिलेक्शन रूल थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पर और भी ट्रांजिशन पॉसिबल है और इन सब चारों ट्रांजिशंस के जो फॉर्मूले हमने देखे वो इम्पोर्टेंट है, सब लर्न रखना अच्छे से। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।